ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए संविधान अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान की विशेषताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं संविधान विशेषज्ञ सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। आज संविधान दिवस है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, साथ ही भाईचारे को बढ़ावा देता है। इसे दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। आज इस तरह संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्र सरकार ने आज से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोहों की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उन्होंने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, जिस पीरियड की बात बाबा साहब कहते थे वो बहुत ही अहम है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को जीवन निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। श्रोताओं, इस लंबे से आरंभ का आशय बस इतना कि हम अपने देश को तो जानते हैं, लेकिन अपने संविधान के बारे में जानकारियां कम रखते हैं। इसी विषय पर आज इस मंथन कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में संवैधानिक मामलों की और संविधान की विशेषज्ञ सुषमा यादव जी को। नमस्कार। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे कि हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं। लगभग 2015 से संविधान दिवस मनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई और वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उस पूरी संकल्पना का भाग है जहां वो विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जी। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें भारत का भविष्य छिपा है और यदि लोग ये नहीं जानेंगे कि हमारा संविधान, हमारी संविधान सभा कैसा भारत हमें देना चाहते थे या कैसा भारत का स्वप्न उन्होंने देखा और हमें दिखाया था, तो हम भविष्य को कैसे बनाएंगे। और शायद इसके साथ साथ कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी अनुभव किया होगा कि जो हमारे आम भारतीय हैं वह संविधान को एक दस्तावेज के रूप में तो मानते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उसमें बताया क्या है, उसमें क्या क्या पृष्ठभूमि रही है, उसमें कैसे लोग बैठे थे, यह सब शायद नहीं जानते हैं। जी। तो इन सब बातों को सभी भारतीयों के मस्तिष्क में एक बार तरोताजा करने के लिए, अंकित करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया 2015 26 नवंबर से कि हम हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे। और एक शिक्षिका के रूप में, एक प्रशासिका के रूप में और एक चिंतक के रूप में मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत ही सही, सटीक और सामयिक कदम है, क्योंकि भारत का नागरिक नहीं मानता स्वयं को भारतीय है, यह गर्व तो उसे दिलाया गया, लेकिन नागरिक होने की शक्ति जो होती है और उस शक्ति का अनुभव आम भारतीय जन नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता है मुझे धीरे धीरे अभी ये 10 वर्ष पूरे होंगे और 2047 तक पहुंचते पहुंचते जिस प्रकार से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, हर भारतीय को गर्व होगा कि वो एक ऐसे लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र का नागरिक है जहां उसे कितनी शक्तियां और कितने कर्तव्य प्राप्त हैं। श्रोताओं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल भाषा में आपको जानकारी मिली। यहाँ थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में हम समझना चाहेंगे कि भारतीय संविधान निर्माण होने में किन लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई और अंततः हमारे हाथों में जो आया, हम भारत के लोगों के हाथों में वह क्या आया। वैसे तो भारतीय संविधान की यदि बात करें तो इसका इतिहास हम बहुत प्राचीन मानते हैं। उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे मूल्य, कुछ स्टैम्प्स,
कुछ आदर्श हमने वहां से लिए। उसके बाद अशोक के पिलर्स हैं, अशोकन एडिक्ट्स जो खुदे हुए हैं, उनमें भी एक राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह खुदा हुआ है, और वह भी हमारे संविधान का भाग है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने उसको भी देखा। और संविधान सभा तो जैसा बनी, उसकी प्रकृति पर हम लोग राजनीति वैज्ञानिक या राजनीति विश्लेषक, उस पर हम अभी एकमत नहीं हुए हैं कि वो कितनी प्रतिनिधि सभा थी, लेकिन संविधान सभा ने काम बहुत गंभीरता से किया। उसके पहले चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के, संविधान सभा के इंटरिम चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हम सब उनका नाम जानते हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने ये कार्यभार संभाला। और इसके जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम सब जानते हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके इस पर काम किया, देश भर के संविधान पढ़े, 1935 के अधिनियम को इसकी आधार भूमि बनाया, और फिर सारे काउंसिल्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए, 1935 के अधिनियम को ध्यान में रखते हुए और विश्व भर के संविधानों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान बनाया गया। और 26 नवंबर 1949 में जब उन्होंने ये संविधान सभा को दिया, बहुत स्थानों पर बहुत प्रकार के भेद मतभेद हुए, पर मनभेद नहीं हुए, जैसा हम कहते हैं। श्रोताओं, ये महत्वपूर्ण बात है, हमारे मतों की भिन्नता हो लेकिन हमारा मन एक हो। संगच्छध्वं की जो बात की गई है अपने संविधान में भी, अपने संस्कृति में भी, वहीं पर मैम कह रही हैं कि मनभेद नहीं था। जी मैम। और मैं ये भी यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ, इस संविधान सभा में 15 महिलाएं भी उस समय थी और एक दलित महिला भी थी। तो ये तो प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक विभिन्न व्यवसायों के, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समुदायों के लोगों को इसमें रखा जाए, लेकिन डोमिनेंट संख्या जो थी वो वकीलों की कही जाती है, और इसलिए इसको लॉयर्स पैराडाइज भी कहते हैं, वकीलों का स्वर्ग है ये। परंतु जिस प्रकार से उस समय सोचा गया कि एक पुरानी सभ्यता, एक पुरानी संस्कृति और एक नया देश, राष्ट्र नहीं कह रही हूँ मैं, एक नया देश, और वो बहुत बड़े अंतराल के बाद फिर से लोकतंत्र की ओर लौट रहा था, तो ये कोई रिस्क नहीं, जोखिम नहीं उठाना चाहते थे हमारे संविधान निर्माता। तो विस्तार से उन्होंने सब कुछ उसमें कहने का प्रयास किया, क्योंकि संविधान क्या है, नियमों का समूह है, और नियमों का समूह उसके वे में भी एक खास बात है कि ये नहीं है कि राज्य क्या करेगा क्या नहीं, पर राज्य क्या नहीं करेगा और व्यक्तियों की शक्ति क्या है, ये एहसास उन्हें हो, इसलिए संविधान बनाया गया। आप मौलिक अधिकारों की भाषा देखिए, आप नीति निदेशक तत्वों की भाषा देखिए, आप प्रस्तावना की भाषा देखिए, तो उसमें बिल्कुल कोई एक आदर्श राज्य जो हम कल्पना करते हैं, ऐसा राज्य जो संप्रभु है, समाजवादी है, जबकि समाजवाद और पंथनिरपेक्षवाद में जोड़े गए, और इन पर मूल में भी बहस हुई थी। तो नहीं भी शब्द होते तो हमारे अधिकारों में इतने विस्तार से वो स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्वरूप भी रखती हैं। पंथ निरपेक्ष क्या, बहुत पंथ पर आधारित स्वतंत्रता, ये सब उसमें है। तो एक ऐसा राष्ट्र वो बनाना चाहते थे जो लोकतांत्रिक भी है, जनतांत्रिक भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, और संप्रभु भी है, और लोक कल्याणकारी भी है। प्रस्तावना की आपने चर्चा की, तो समझना चाहेंगे कि ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो किस तरह से हमारे संविधान में है, लोगों को इसका लाभ किस रूप में मिल रहा है? लोकतंत्र और गणतंत्र तो अभी तक जो हमारे निष्पक्ष चुनाव होते रहे हैं वो उसका स्वरूप है कि लोगों को हर 5 वर्ष, 3 वर्ष, कुछ भी अंतराल के बाद एक बार अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है, और वो प्रतिनिधि उनके प्रति उत्तरदायी भी रहते हैं, क्योंकि जिस संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया उसका एक प्रमुख गुण है उसका उत्तरदायी स्वरूप। संप्रभुता जो है, हम पूरे विश्व में अब जिस प्रकार से उभर रहे हैं कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अपनी नीतियों का निर्धारण स्वयं करते हैं, वो दिखता है। जितने हमने सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक विधियां बनाई ताकि असमानताओं को कम किया जाए, विभेदों को कम किया जाए, अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, यह इसके समाजवादी स्वरूप से निकलता है। और जिस प्रकार से हमने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा, अब तक हमने इतना संभाल के रखा उनको, और धार्मिक अभिव्यक्ति की, धार्मिक आस्था की, धार्मिक उपासना पद्धतियों की भी जो आजादी या जो स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दी है, वैसी विश्व के किसी संविधान में उतनी विस्तार से नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा प्रतिफल, जैसा आप जानना चाहते हैं, वो कैसे दिखाई देता है? पूरे विश्व में जिसमें हम वेस्टर्न नेशंस को और डेमोक्रेटिक नेशंस को रखते हैं, उनमें महिलाओं को लंबे लंबे संघर्ष करने पड़े, बहुत से वर्गों को मताधिकार के लिए संघर्ष करने पड़े, लेकिन भारत में मताधिकार के लिए किसी को संघर्ष नहीं करना पड़ा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबको संविधान के साथ साथ मिला।
और वो हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है। और उससे आगे अगर हम चलते हैं तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों यह संविधान अपनी प्रस्तावना में रखता है। यानी यह उसके लिए एक मौलिक मूल्य है कि सभी को न्याय मिले, और केवल न्याय वो नहीं जो कोर्ट में मिलता है, जी। सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय भी मिले, यानी अवसरों की समानता मिले जी। उन्हें हर प्रकार की स्वतंत्रता मिले। इनसे भी आगे अगर चलते हैं तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हमारे संविधान का है वो है बंधुत्व या भ्रातृत्व। जी। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत कमजोर कब हुआ। यदि एक वर्ग के साथ कुछ घट रहा है, दूसरे वर्ग को उससे कुछ असर नहीं हो रहा, तो परिवार टूट गया। उस बंधुत्व को वो वापस लाना चाहते थे कि हर भारतीय अपने आप में भ्रातृत्व की भावना रखे। एक के साथ कुछ अगर गलत होता है तो सबके साथ गलत माना जाए, तभी यह राष्ट्र अक्षुण्ण और शक्तिशाली बना रहेगा। एकता, अखंडता, बंधुत्व, उसके बाद बाकी सब कुछ आता है। ये तीनों आते ही भारत का वह ढांचा तैयार होता है जो भारत को एक बहुत सशक्त और विकसित भारत के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते। अपने संविधान में जो चेक एंड बैलेंस की भावना है वह किस तरह संयोजित की गई है और उसका लाभ आम आदमी को किस तरह मिल जाता है? भारत ने बहुत सारे संविधानों से बहुत से अच्छी बातें ली। कहा भी जाता है इससे बोरोड बैग, बट इट इज नॉट ए बोरोड बैग। जैसा अम्बेडकर जी ने कहा था कि बोरोड नहीं, हमें जो जिस संविधान में भारत के लिए अच्छा लगा वो लिया। तो हमने एक तरफ तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली, संसदीय लोकतंत्र लिया, दूसरी तरफ गणतंत्र भी लिया, तीसरी तरफ हमने एक सर्वोच्च न्यायपालिका ली, चौथी तरफ हमने एक लिखित संविधान लिया, और फिर इन सबको जोड़ा। अब ये सारे ऐसे विशेषताएं थी, किसी एक संविधान में एक विशेषता थी, किसी में एक थी। यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो वहाँ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी थी या संसदीय सर्वोच्चता थी, और अमेरिका में प्रेसिडेंट था लेकिन वहाँ संसदीय सर्वोच्चता नहीं थी और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर इनको सेपरेशन ऑफ पावर्स भी हमने रखा, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स चलता नहीं है। तो फिर इन सबको एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस है ना, कि वो चेक करेगा, वो बैलेंस बनाएगा। तो अब हाल ये है कि यदि संसद में कोई एक अच्छी सरकार है बहुमत वाली, तो वह सर्वोच्च है, उस पर चेक कौन रख सकता है? केवल न्यायपालिका। लेकिन यदि वो सरकार कमजोर है तो न्यायपालिका को उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उस पर अंकुश अपने आप अपोजिशन लगा लेती है या बाकी पार्टियां लगा लेती। और उसी प्रकार से संघ और राज्य का संबंध है, वहां भी हमने चेक और बैलेंस रखा है। एक तरफ यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाई, दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स रख दिया कि संविधान ही विभाजन कर रहा है शक्तियों का। लेकिन यदि कहीं ऐसा होता है तो फिर से सर्वोच्च न्यायपालिका उस पर बैठी है या सर्वोच्च न्यायालय बैठा है। तो हमने एक बहुत सुंदर ताना बाना बनाया है। श्रोताओं, 75 वर्ष से हमारा लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। यहाँ इस दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना यहाँ अवश्य कहना चाहूंगी, अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी, संवैधानिक नैतिकता और संवैधानिक मूल्य। मैं अपने देशवासियों से आज के दिन, संविधान दिवस के दिन, ये कहना चाहती हूँ कि उन संवैधानिक मूल्यों को अंगीकृत करें और उन पर चलने का प्रयास करें जो संविधान सभा ने और संविधान की प्रस्तावना के रूप में हमें दिए। बहुत विचार विमर्श के बाद ये मूल्य रखे गए थे। इन मूल्यों पर चलना हमारा कर्तव्य है, और साथ ही साथ इस संविधान को बदलने का अवसर भी हमें दिया गया है, क्योंकि ये रिजिड भी है, ये फ्लेक्सिबल भी है। यदि कोई सरकार ऐसी है जिसके पास पूरी ताकत है तो वो इसे बदल भी सकती है, क्योंकि इसके पीछे भी एक मंत्रणा थी कि आने वाली पीढ़ियां हो सकता है कुछ नए विचार लाए, हमसे भी बेहतर विचार लाए, तो वह भी ये संविधान अंगीकृत करे और आगे इस राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाए। श्रोताओं, हम यही कामना करें कि हम निरंतर गण के इस तंत्र को स्थिर, मजबूत बनाए रखें और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर होते रहें। श्रोताओं की ओर से मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे संविधान अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान की विशेषताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी संविधान विशेषज्ञ सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 928909
4044।